हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपके बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें आपके हम जो देख रहे हैं वो आपके ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें हम आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट डिस्कस कर रहे हैं। और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके मॉयल्स लॉ पढ़ा था। तो मॉयल्स लॉ आपका एक लाइट की इंटेंसिटी के बारे में था। जब आपकी पोलराइज लाइट को जब किसी आप पोलराइज़र पे आप डालते हैं तो किस तरह से उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है थीटा एंगल पे। आपका जो एंगल है थीटा, उस पर आपके किस तरह से डिपेंड करती है। तो वो हमने आपके मॉयल्स लॉ के द्वारा उसको हमने बताया था। तो वो आपका कुछ इस तरह से था, I इजिकल्स टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने एक अनपोलराइज लाइट ली थी, उसको हमने इंसिडेंट कराया था आपके एक पोलराइज़र पे। तो ये आपका पोलराइज़र है, ये आपकी एक अनपोलराइज लाइट है। इसमें आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है वो सारी डायरेक्शंस में है। इसको अगर हम पोलराइजर से गुजारेंगे तो ये आपको एक लाइट मिलेगी जो कि आपकी क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड होती है। तो ये आपकी, ये जो आपका पोलराइज़र है, इसके कारण जो आपकी लाइट है वो आपकी पोलराइज्ड हो जाती है। तो ये आपकी प्लेन पोलराइज्ड आपको लाइट मिलती है। उसके बाद अगर आपका एक हमने दूसरा पोलराइज़र रखा है जो इस पोलराइज़र के कंपेयर में थीटा डिग्री एंगल पे है। तो अगर इस लाइट की इंटेंसिटी I0 है तो यहाँ जो हमको लाइट मिलेगी, जो प्लेन पोलराइज्ड हमको लाइट मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी आपके किसके बराबर होगी, उसको हम इस लॉ से हमने दिखाया था। तो आज हम जो क्या करेंगे, आपके इस लॉ को क्या करेंगे, आपके डिराइव करेंगे। तो आपको पता है जो आपके जो वाइब्रेशन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं। जो आपके हम जो मेनली आपके कंसिडर करते हैं लाइट के, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके जो ये वाइब्रेशन शो कर रहा है वो किसके वाइब्रेशन है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो उसका जो हमने एम्पलीट्यूड लिया है वो हमने E0 लिया है। ठीक है, मान लो इधर से E0 एम्पलीट्यूड की आपकी एक लाइट आ रही है। ठीक है, और ये एंगल आपका जो पोलराइज़र है वो किसी इस एंगल पे है। तो आपकी जो लाइट आ रही है उसका वाइब्रेशन E0 कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये आपकी लाइट आ रही है, इसका एम्पलीट्यूड हमने E0 लिया है। जो आपके वाइब्रेशन हो रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड हमने E0 लिया है। और ये आपके प्लेन ऑफ, इसको आप पोलराइज़र बोलते हैं, इसको आप एनालाइज़र बोलते हैं। ये आपके प्लेन ऑफ एनालाइज़र है। एनालाइज़र आपका इस प्लेन में रखा हुआ है और ये आपका प्लेन किस में है। देखो, ये पोलराइज़र क्या करेगा, अपनी एक्सेस के जो अपनी एक्सेस है उसके हिसाब से इसको क्या कर देगा, प्लेन पोलराइज कर देगा उस डायरेक्शन में। तो ये आपका किस डायरेक्शन में होगा, E0 आपका ये कौन से प्लेन में होगा, प्लेन ऑफ पोलराइज़र। तो यहाँ के पोलराइज़र के डायरेक्शन में होगा। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपका क्या है, थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट में इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एक कंपोनेंट हो गया E0 कॉस साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा आपका E0 कॉस थीटा। देखो, जो आपके जो लाइट आएगी वो आपके दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया हमने। तो जो ये E0 कॉस थीटा है ये तो आपके इस पोलराइज़र से क्या हो जाएगा, इस एनालाइज़र से पास हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की एक्सिस क्या है, सेम है। लेकिन जो आपका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा E0 कॉस थीटा, उसको ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो आपके ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर इसको ये ब्लॉक कर देगा। और आपको जो मिलेगा, जो आपको इसके बाहर जो आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी वो कौन से कंपोनेंट के कारण मिलेगी, E0 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, E0 कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, E0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी को हमने I इजिकल्स टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी इंटेंसिटी आ गई। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके क्या होगी, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, आपके कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा की आप देखें तो 1 होती है। तो इसके लिए जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी I इजिकल्स टू I0। ओके, अगर आपका थीटा बराबर 0 है, मतलब ये दोनों
अब हम स्पेशल केस आपके कंसिडर करेंगे, तो स्पेशल केस आपके क्या दिए हुए हैं, तो स्पेशल केस के अंदर हम क्या देखेंगे, ये आपके दो पोलराइजर हैं, अगर इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, ठीक है, दोनों सेम आपके एंगल पे है, तो आपके क्या होगा, आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। देखो कोई भी लाइट आपके ब्लॉक नहीं होगी, इधर से ये प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है, और जहाँ आपका एनालाइजर रखा है वो भी इसी डायरेक्शन में आपके है, इसी डायरेक्शन में आपकी लाइट को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। तो सारी की सारी ये जो लाइट है इसमें से होके क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी, तो इसलिए आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम आपको इसमें इंटेंसिटी मिलती है। तो थीटा बराबर जब आपके पास 0 है तो उस टाइम में आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, और वो कितनी होती है, I इज इक्वल्स टू I0। इसी तरह से अगर आपके थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अगर आपके थीटा है तो मतलब थीटा क्या था, पोलराइजर और एनालाइजर आपके इनके बीच में आपके एंगल कितना है, तो ये हमारा पोलराइजर है, ये इस डायरेक्शन में आपकी लाइट को पोलराइज करता है, तो यहाँ से हमने एक अनपोलराइज लाइट भेजी और वो इस डायरेक्शन में आपकी क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी। ये जो हमने एरो दिखा रखा है ये आपकी डायरेक्शन दिखाता है कि किस डायरेक्शन में आपके लाइट को प्लेन पोलराइज्ड करेगा, तो यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट हो गई। अगर आपका इस तरह से रखा हुआ है पोलराइजर, तो ये क्या करेगा, इस सारी लाइट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, यहाँ से गुजरने देगा, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में आपकी लाइट आ रही होती तो ये सारी लाइट गुजार देता, लेकिन ये क्या करेगा, सारी की सारी लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब गुजरने नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा। तो आपके पास जो इंटेंसिटी मिलेगी वो आपको 0 मिलेगी, किस केस में, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। इसी तरह से अगर आपके अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट कराई जाए आपके एनालाइजर पर, जो कि अगर एनालाइजर पर अनपोलराइज लाइट हम डालेंगे तो वो आपकी उसकी वैल्यू I इज इक्वल्स टू I0/2 आती है। तो किस तरह से आती है, तो आपको पता है कि मॉल्स लॉ से हम I इज इक्वल्स टू I0 इंटेंसिटी क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपके जो अनपोलराइज लाइट होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन होते हैं वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में आपके मिल जाते हैं, तो हम क्या लेंगे, इसका एवरेज लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का हम क्या लेंगे, एवरेज। तो इसकी एवरेज वैल्यू जो होती है आपको पता है किस तरह से निकालते हैं, यहाँ आपका थीटा 0 से 2 पाई कहीं भी वेरी कर सकता है, क्योंकि इस बार हमने कौन सी लाइट ली है, हमने प्लेन पोलराइज लाइट नहीं ली है, हमने आपकी अनपोलराइज लाइट ली है। तो कॉस स्क्वायर थीटा 0 से 2 पाई के एंगल के में कहीं भी आपके हो सकता है। तो यहाँ से अगर इसका हम एवरेज निकालें तो आपके पास आएगी 0.2 पाई, तो ये वैल्यू आपके पास 1/2 आती है। तो I इज इक्वल्स टू I0 होता है जब हमने एक अनपोलराइज लाइट को एनालाइजर पे इंसिडेंट कराया है। तो एक अनपोलराइज लाइट है, उसको अगर हमने इंसिडेंट कराते हैं तो हमें जो लाइट मिलती है उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो आपकी हाफ मिलती है, ठीक है। तो ये आपके मॉल्स लॉ हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम जो बात करेंगे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, वो है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। तो पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन। तो डबल रिफ्लेक्शन के कारण किस तरह से आप पोलराइजेशन होता है वो हम देखेंगे। तो आपकी जब एक अनपोलराइज लाइट बीम को आप किसी मटेरियल, कोई भी सर्टेन मटेरियल, ये किसी सर्टेन मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो डबल रिफ्रैक्शन करता है लाइट का, ठीक है, दो बार दो दो रिफ्लेक्शन उसके होंगे लाइट के। तो ये आपका कौन कौन से क्रिस्टल में मिलता है, तो आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल जिसको हम बोलते हैं, एक होता है आपके क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो अगर इस पे आप अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो ये क्या करता है, आपकी लाइट को दो दो रेज में रिफ्लेक्ट कर देता है, तो स्प्लिट कर देता है दो रिफ्लेक्टेड रेज में। तो ये फिनोमेना सबसे पहले आपके किस जिन फिलोसफर थे, एक डच फिलोसफर थे एनमरस, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था आपके 1669 में। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब भी आप किसी अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट कराते हैं किसी क्रिस्टल पे, जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो वो क्या करते हैं, आपकी लाइट रे को स्प्लिट कर देते हैं दो रिफ्लेक्टेड रेज में। तो ये उन्होंने देखा, और इस तरह के जो आपके क्रिस्टल होते हैं उनको आप रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल बोलते हैं, डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल, ठीक है।
तो ये आपकी लाइट को डबल क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिंग करते हैं। तो ये आपके क्वार्ट्ज आपका क्या होता है, क्वार्ट्ज उसी तरह का आपका मटेरियल होता है, क्रिस्टल होता है एक तरह से। तो ये आपका डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में आता है आपके क्वार्ट्ज। तो आप को अगर ऑब्जर्व करना हो तो आप क्या करेंगे, ये हमने एक आपके क्वार्ट्ज लिया है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल लिया है। तो मैं आपके क्वार्ट्ज क्रिस्टल बना देती हूँ। तो ये आपके क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, इसके पर्टिकुलर एंगल 0.09। ठीक है, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे हम एक लाइट इंसिडेंट करेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट, जिसको हमने आपके PQ बोला है। तो एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल हमने लिया है, उस पर हमने इंसिडेंट कराई है लाइट। ये आपका आई एंगल पे हमने इंसिडेंट कराई है। तो ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है, उसको हमने एक क्रिस्टल पे कराया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आपके इंक डॉट लगाएंगे और उसे इस क्रिस्टल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो जब हम इस डॉट को, एक इंक से हमने डॉट लगाया सरफेस पे और उसको हम एक क्रिस्टल के थ्रू, क्रिस्टल आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू आप देखेंगे तो आपको दो इमेज दिखाई देंगी। तो आपको दो इमेज इसमें दिखाई देंगी। अब आप क्या करेंगे, उसका अगर आप उस इमेज को, आप क्रिस्टल को आपके रोटेट करना शुरू करें, तो मान लो ये आपके दो इमेज बन रही है। एक को हम, ये आपके डॉट आपने जो बनाया है, इंक डॉट बनाया है, उसकी आपकी दो इमेज बन रही है। जब आप उसको आपके क्वार्ट्ज क्रिस्टल से आप थ्रू देखते हैं तो आपको दो इमेज दिखाई देती हैं। अब आप क्या करते हैं, आपके क्रिस्टल को घुमाते हैं, तो उसमें से एक इमेज जो होती है आपकी रोटेट करती है। जब आप आपके प्रिज्म को या फिर आपके क्रिस्टल को रोटेट करते हैं तो एक इमेज उनमें से आपके रोटेट करती है, जब आप आपके क्रिस्टल को रोटेट करते हैं। और एक इमेज जो होती है वो आपकी रोटेट नहीं करती है। तो जो इमेज आपकी रोटेट नहीं करती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी इमेज या फिर ओ इमेज। ठीक है, और जो आपकी इमेज रोटेट कर रही है, जब आप क्रिस्टल को रोटेट करते हैं या फिर घुमाते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज या फिर ई इमेज। ठीक है, और ऐसे ही आपके उसी के आधार पे आपके दो नाम रखे गए हैं। एक को बोलते हैं ओ रेज, जिन रेज के कारण आपकी ये इमेज फॉर्म हो रही है उसको बोलते हैं ओ रेज, ऑर्डिनरी रेज, और इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। ठीक है, ऑर्डिनरी रेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके ये रिफ्रैक्शन के आपके जो रिफ्रैक्शन है उसके लॉज फॉलो करता है, तो इसलिए इसको आप ऑर्डिनरी रेज बोलते हैं। और ये आपके रिफ्रैक्शन के लॉज फॉलो नहीं करती है, इसलिए आप इसको आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज आप इनको बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कि ये आपकी PQ आपने रेज इंसिडेंट कराई, तो क्रिस्टल के अंदर आपके ये रेज क्या होंगी, रिफ्रैक्शन होगा इनका। ये आपकी R1, ये R2 एंगल पे इनका रिफ्रैक्शन हुआ। और यहाँ से ये दोनों क्या हो गई, निकल गई, RS और SO। ये आपकी जो रेज होती है वो ई रेज होती है, और ये SO जो आपकी रेज है वो आपकी ओ रेज, जिनको हमने बोला है वो है। ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, एक तो आपकी ई रेज और ओ रेज आपस में क्या होंगी, आपके पैरेलल होंगी। ये इसमें दिख नहीं रही है लेकिन आपके ये पैरेलल निकलेंगी, RS और SO एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये PQ के भी आपके पैरेलल होंगी। जो आपकी ओ रेज है वो ई रेज है। अब क्या करेंगे, हमने PQ एक अनपोलराइज लाइट है, उसको पॉइंट सोर्स से निकाल के हमने उसका किसी एंगल आई पे हमने उसको इंसिडेंट कराया क्रिस्टल। तो आपको ये क्या होगी, इसका डबल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और आपको दो तरह की रेज RS और SO मिलेंगी। तो इनसाइड द क्रिस्टल आपके क्या होता है, अगर इन दोनों रेज के लिए हम आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें μ0 और μe, तो वो आपका लिखेंगे sin I अपॉन sin R1, ये आपकी ओ रेज के लिए है, और sin I अपॉन sin R2। अगर आप देखें तो आपके जो ऑर्डिनरी रेज हैं उनका जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो R1 वो लेस देन है किससे, R2 से। R2 आपकी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज, तो ये ज़्यादा एंगल पे आपके रिफ्लेक्शन कर रही है। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ0
वो आपका क्या होगा, ऑर्डिनरी रेज के लिए म्यू ज़ीरो आपके ज़्यादा होगा किससे, म्यू ई से। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑर्डिनरी रेज का वो ज़्यादा होगा किससे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज से। इसी तरह से आपके जो रिलेशन होता है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में, लाइट की वेलोसिटी में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि आपके ऑर्डिनरी जो रेज हैं, आपके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज हैं उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी किससे, ऑर्डिनरी रेज से। तो जो आपकी ये रेज है ये फास्ट ट्रेवल करेगी किसमें, मीडियम में, बजाय कि आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज है वो आप फास्टर तय करेंगी किसके कंपेयर में, ऑर्डिनरी रेज के कंपेयर में। ठीक है। एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ओ रेज है उनकी जो एंगल, आप किसी भी एंगल पे इंसिडेंट कराओ तो वो आपकी क्या होती है, सेम, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एंगल के लिए क्या होता है, सेम होता है। लेकिन आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज होती हैं उनके केस में ये आपकी चीज़ सही नहीं बैठती है। आपका अगर आप आई की वैल्यू चेंज करेंगे तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है, चेंज होता है उस हिसाब से। तो आपके डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो स्पीड होगी वो आपकी क्या करेगी, अलग अलग होगी। मतलब ई रेज की जो आपकी मटेरियल के अंदर स्पीड होगी वो अलग अलग डायरेक्शन में आपके अलग अलग आएगी। लेकिन जो ऑर्डिनरी रेज है वो आपकी हर डायरेक्शन में सेम स्पीड से आपके हर डायरेक्शन में आपके सेम स्पीड से मूव करती हैं। तो इस तरह से यह जो आपके ये पोलराइजेशन ऑफ डबल रिफ्लेक्शन है वो हमारा कंप्लीट होता है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।